बात भी लगातार पूछी जाती है प्रशांत टंडन जी कि नेता कौन होगा। ये सवाल बार बार अखिलेश यादव से भी पूछा जा रहा था कि तो क्या आप होंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार, नीतीश कुमार से पूछा जाता है आप होंगे, और ऐसे में ही घेरने की कोशिश हो रही है लगातार। अंदर खाने में चल क्या रहा है इसकी बात न करके नेता और प्रधानमंत्री को कौन चुनौती देगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री की चुनौती की बात आती है तो देखिए आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी को दिखाया जा रहा है और साफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कोई चुनौती दे रहा है तो राहुल गांधी हैं। तो क्या माना जाए, जब राहुल गांधी के ऊपर केस चल रहा है, बहुत कुछ अभी सामने नहीं है, आने वाले समय में वो चुनाव लड़ भी पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, बहुत सारे सवाल अभी हैं भविष्य के गर्त में। लेकिन उससे पहले जब विपक्षी एकता की बात आती है तो यहाँ राहुल गांधी सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। तो 23 तारीख के बाद हम क्या कुछ देखने जा रहे हैं, ज़रा आपका नज़रिया इस पे कि बहुत दिनों से एक ये था, एक मीटिंग जो अवेटेड मीटिंग जिसको कहते हैं, उसका इंतज़ार था और अब वो इंतज़ार की घड़ी समापन की ओर है, समाप्त होने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार का रोल, ऐसे में शरद पवार का रोल, ऐसे में राहुल गांधी का रोल, ऐसे में ममता बनर्जी का रोल, और इसमें से कई हैं जो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी की तरफ भी देख रहे हैं। तो लगता है कि इनमें लड़ाई भी होगी। राजीव जी, सत्ता में कोई कीर्तन मंडली में तो आया नहीं है, तो सत्ता तक पहुंचना सबका उद्देश्य है। लेकिन आप अगर ये देखिए भारत की राजनीति को, और खासकर 1977 के बाद के चुनाव को, जब से मल्टी पार्टी चुनाव होना भारत में शुरू हुए, तब से आज तक देखिए आप, कभी भी जब भी कोई बड़ा सरकार, स्थापित सरकार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके सामने कोई नेता नहीं था। वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे 2004 में। तो और बीजेपी में भी वाजपेयी और अडवाणी के बीच में बहुत क्लैरिटी नहीं थी शुरुआत में। अडवाणी जी पेंग मारते रहते थे और मीडिया में अपनी खबरें भी प्लांट करवाते रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ये सवाल नहीं रहे हैं, बीजेपी में ये सवाल दोबारा भी आएंगे, और हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन के पहले भी आए कि क्या बीजेपी का कोई मोदी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन वो बीजेपी की बात है। देखिए राजीव जी, पटना में जो होने जा रहा है वो बहुत ऐतिहासिक है। जैसा शकील जी ने कहा, बाकी मित्रों ने कहा कि एक बड़ी चीज पटना से निकल के ये आएगी कि देश में कोई अब थर्ड फ्रंट नहीं होगा। तो दो फ्रंट के बीच में लड़ाई है, और वो दो फ्रंट कौन कौन से हैं? कॉरपोरेट सरकारी मशीनरी मीडिया का एक फ्रंट है, और लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय की शक्तियों का दूसरा फ्रंट है। ये दो फ्रंट हैं। जनता को इनके बीच में फैसला करना है कि क्या जनता अडानी जी के पक्ष में है या नौकरियों के पक्ष में है। क्या जनता झूठ और नफरत फैलाने वाले मीडिया के पक्ष में है या सामाजिक न्याय के पक्ष में है। ये बड़ा एक लाइन, बड़ी लाइन तो यहाँ पे वैचारिक लाइन खींचेगी। जो इंडिया और भारत का जो फर्क है वो इस गठबंधन और नरेंद्र मोदी के गठबंधन में दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी इस वक्त कोई सामाजिक गठबंधन लीड नहीं कर रहे हैं। लीड कर रहे होते तो उनका एनडीए बहुत बड़ा होता। एक और बहुत मतलब जो आश्चर्यजनक बात है, जो बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे भी पटना आ रहे हैं। ये बड़ी अप्रत्याशित है क्योंकि ठाकरे परिवार आमतौर पर कहीं जाता नहीं है। 77 के बाद बाल ठाकरे दिल्ली एक बार भी नहीं आए अपने जीवित रहते हुए। आखिरी बार 77 में ही आए थे। तो ठाकरे परिवार भी दिल्ली आता नहीं है या पटना नहीं जाता है,
या महाराष्ट्र के बाहर कम जाते हैं, वो उनका आना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है राजीव जी। देखिए बीजेपी की परेशानी कहाँ शुरू होगी, वो 330 सीटें हैं जिनका अभी आप चर्चा कर रहे थे, जो उत्तर भारत और पश्चिम भारत की सीटें हैं। पश्चिम भारत के इनके गठबंधन में डेंट लग चुका, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है कोई। तो और उसके बाद पटना में डेंट लग चुका है नीतीश कुमार के बाहर निकलने के बाद। अकाली दल अभी आपके साथ है नहीं, तो उत्तर भारत में बीजेपी का ये जो 330 सीटें, जिसमें 298 सीटें 298 सीटें यहीं से आई थी, इतना बड़ा स्ट्राइक रेट, अगर इसमें डेंट लगता है तो बीजेपी के पास कोई दूसरा भूगोल नहीं है उसको रिपेयर करने का या उसको उसकी भरपाई करने का। और ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बीजेपी और आरएसएस की तरफ से हुई है कि वो दक्षिण नहीं गए। मणिपुर अगर वो नहीं जा रहे मोदी साहब, उसका पॉलिटिकल खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और दूसरा उनको खामियाजा भुगतना ये पड़ेगा कि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी या इन्फ्लुएंसर्स मोदी जी के पक्ष में जो लेख लिखते हैं बड़े बड़े, वो इनका मणिपुर में न जाने की वजह से बहुत पक्ष नहीं ले पाएंगे। एक नैतिक दबाव उनके ऊपर भी है कि देश जल रहा है, 100 से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी हैं, चर्च जल चुके हैं 100 से ऊपर, और जाति हिंसा वहां पे चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, और आपका एक बयान तक नहीं आया। इतना इनसेंसिटिव प्रधानमंत्री पहले तो कभी देखा ही नहीं। तो खैर, तो जो चुनौती है इनको वो नॉर्थ इंडिया से आ रही है, और नॉर्थ इंडिया में अगर जाति जनगणना का मामला उठेगा, सामाजिक न्याय का मामला उठेगा, नौकरियों का मामला उठेगा, अगर ये सब मामले उठेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला रहेगा, अगर ये सब मामले उठेंगे तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी और मोदी साहब के लिए होगी। एक बात। दूसरी बात की देखिए, ये केवल संख्या की बात नहीं होगी, ये जो कलेक्टिव वॉइस है भारत के लोगों की, उनके पीछे जनाधार है, जो सामाजिक समूह है, ये उनकी आवाज जब एक होकर आएगी तो बहुत दूर तक जाएगी वो आवाज। तो यहाँ से पटना से मुझे लगता है कि जिसको हम कहेंगे कि काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, तो पटना की बैठक के बाद से सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का काउंटडाउन चालू होगा। राजीव जी, आपको भी लगता है क्या शकील अख्तर जी कि सिंहासन